माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल, प्रबुद्ध एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के बारे में बताएंगे। ये देखा गया है कि जब कोई सबसे पहले वैज्ञानिक लोरेंज ने देखा कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र B एवं विद्युत क्षेत्र E दोनों के उपस्थिति में v वेग से गति करता है, तो इस आवेशित कण पर दो बल कार्य करते हैं। पहला विद्युतीय बल QV, नंबर 2 चुंबकीय बल VV। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युतीय बल को FV से और चुंबकीय बल को FB से दर्शाया जा रहा है। तो चुंबकीय बल का मान होता है Q इंटू V क्रॉस V। यहाँ E विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, B चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है। इस तरह उस आवेशित कण पर लगने वाले कुल बल का मान F इज इक्वल FI प्लस FV, अर्थात F इज इक्वल QV प्लस Q इंटू V क्रॉस V, या आवेशित कण पर लगने वाले कुल बल का मान F इज इक्वल Q इंटू ब्रैकेट में E प्लस V क्रॉस V होता है। तो इस तरह जब कोई आवेशित कण V वेग से विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के उपस्थिति में गति करता है, तो उसमें लगने वाले कुल बल का मान F इक्वल टू Q इंटू ब्रैकेट में E प्लस V क्रॉस V होता है। लेकिन यहाँ हम केवल चुंबकीय बल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वैज्ञानिक लोरेंज ने यह देखा था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक विक्षेपक बल लगता है, जिससे वह अपने पथ से विचलित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले इस विक्षेपक बल को चुंबकीय बल बताया गया। चूंकि सर्वप्रथम इस बल का प्रेक्षण वैज्ञानिक लोरेंज ने किया गया था, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को लोरेंज बल भी कहते हैं। तो इसे लोरेंज बल कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब कोई आवेश गति करता है, तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही लोरेंज बल भी कहते हैं। अब हम लोरेंज बल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लोरेंज ने देखा कि अगर कोई आवेशित कण B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र को y डायरेक्शन में लेते हैं
आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र दिशा को y दिशा में ले लेंगे। आवेशित कण प्लस q, ये कोई आवेशित कण है जिस पर आवेश समान q है। जब यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से इसे त्रिविमी रूप में दर्शाते हैं। y ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा हो गई और आवेशित कण q इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से v कोण बनाते हुए v वेग से गति करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v है, आवेशित कण का वेग v है। आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र दिशा से थीटा कोण पर गति करता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र v को अगर दो घटकों में विभाजित करते हैं तो एक घटक इसमें v cos थीटा जो क्षैतिज घटक होता है और दूसरा घटक v sin थीटा जो ऊर्ध्व घटक होता है प्राप्त होते हैं। तो वेग v को दो घटकों में विभाजित करने से v cos थीटा एवं v sin थीटा घटक प्राप्त होते हैं, जिसमें v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में कार्य करता है, v sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में कार्य करता है। तो लोरेंज ने देखा कि जब कोई आवेशित कण q v तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से क्षेत्र दिशा से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गति करता है, तो इस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान आवेशित कण के आवेश q के समानुपाती होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता v के समानुपाती होता है एवं वेग के ऊर्ध्व घटक v sin थीटा के समानुपाती होता है। तो इस तरह आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान आवेशित कण के आवेश के मान q के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता v के समानुपाती तथा वेग के ऊर्ध्व घटक v sin थीटा के समानुपाती होता है। यदि इनको मिलाते हैं तो यहाँ से आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान F प्रोपोर्शनल q v sin थीटा प्राप्त होता है। या इसे समानुपाती चिन्ह हटाकर जब बराबर का चिन्ह ले आते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं F इक्वल के q v sin थीटा प्राप्त होता है, किंतु लोरेंज के अकॉर्डिंग k की वैल्यू यहाँ पे 1 लिया गया, तो F इज इक्वल q v sin थीटा यह मान प्राप्त होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान F इज इक्वल q इंटू v क्रॉस v के रूप में प्राप्त होता है। ये वेक्टर फॉर्म में है। तो इस तरह यह देखा गया कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान F इक्वल टू q इंटू v क्रॉस v होता है। यहाँ पर लगने वाले बल के बारे में अध्ययन करते हैं और आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान यह कोण थीटा पर निर्भर करता है।
यहां पर थीटा वेग v व चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता v के बीच बना कोण है। थीटा वेग v व चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता v के बीच बना कोण है। और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान, ये मैग्नेटिक फोर्स है, इस मैग्नेटिक फोर्स का मान ये कोण थीटा पर निर्भर करता है। थीटा के भिन्न भिन्न मानों पर लगने वाले बल का मान भी भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह हमें चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के लिए एक फार्मूला प्राप्त हुआ जिसका मान F=QVB sin थीटा है। अब हम अलग अलग स्थितियों में अध्ययन करते हैं। तो पहली स्थिति लेते हैं, स्थितियां नंबर 1, जब कोण थीटा =0 या थीटा =180 हो। जब कोण थीटा का मान 0 या थीटा का मान 180 होता है तो उस कंडीशन में साइन 0 का मान भी 0 होगा, साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो यहां से ज्ञात होता है समीकरण 1 से कि आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान 0 होता है। क्योंकि साइन 0 0 एवं साइन 180 0, अर्थात यह ज्ञात होता है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या इसके प्रतिदिश, या ऐसे कह लें कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता है तो उस स्थिति में आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करता, अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है, अर्थात आवेशित कण की गति सरल रेखीय होती है। यही एक स्थिति है जब आवेशित कण पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है, अर्थात जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो वह बिना बल किसी प्रकार के बल का अनुभव किए अपने पथ से सीधे निकल जाता है, अर्थात सरल रेखीय गति करता है। और यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होती है। इसकी जानकारी करने के लिए यही एक सबसे अच्छा इसमें विधि है कि चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या है। अगर आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भिन्न भिन्न चुंबकीय क्षेत्र से भिन्न भिन्न कोणों पर प्रवेश कराया जाए तो जिस दिशा के अनुदिश गति करने पर आवेशित कण किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करता, अर्थात आवेशित कण पर बल का मान 0 होता है, वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो इससे ज्ञात होता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता और तब इसके आवेशित कण का पथ सरल रेखीय होता है। अब हम अध्ययन करेंगे जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हो। तो यहां पर हम देखते हैं जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है। नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में आवेश की गति अर्थात जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है अर्थात थीटा इज इक्वल 90 हो। जब थीटा 90 अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो समीकरण 1 से जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो समीकरण 1 से आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान Fm इज इक्वल QVB sin थीटा, लेकिन यहां पर थीटा का मान 90 लेते हैं तो sin 90 मान 1 होगा। इस तरह चुंबकीय बल का मान Fm इक्वल टू QVB होता है। क्योंकि यहां पर थीटा 90 है और sin 90 का मान 0 होता है। और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार सदैव गति और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम बाएं हाथ के पंजे की तरफ फैलाएं कि अंगूठा और पास की दोनों उंगलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, उस स्थिति में यदि मध्यमा यह आवेशित कण की गति की दिशा को दर्शाए अर्थात वेग की दिशा दर्शाए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा दर्शाए, तो अंगूठा आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा दर्शाता है। इससे ज्ञात होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा सदैव आवेशित कण के गति के दिशा यानी वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। तो इस प्रकार जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो इस पर लगने वाली चुंबकीय बल दिशा इसकी गति दिशा के लंबवत होती है। और हम यह जानते हैं कि नियत वेग से गतिशील किसी कण पर लगने वाले बल की दिशा यदि उसकी गति की दिशा के लंबवत होती है तो उसका पथ वृत्तीय होता है। जैसा कि हम वृत्तीय गति में अध्ययन कर चुके हैं, अगर कोई कण m द्रव्यमान का कोई कण अगर ये v वेग से, यहाँ v को हम टेंजेंशियल रूप में लेते हैं, m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से अगर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इस पर लगने वाली चुंबकीय बल दिशा सदैव केंद्र की तरफ होती है। अर्थात यहां बल की दिशा इस आवेशित कण पर वृत्तिगत करते हुए इस आवेशित कण पर केंद्र की ओर अवकेंद्री बल लगता है जो इसको मोड़ता जाएगा अर्थात इसको वृत्तिगत प्रदान करता है। तो हम यहां देखते हैं कि इस पे लगने वाले अवकेंद्री बल दिशा इसके वेग दिशा के लंबवत है। तो हर स्थिति में बल की दिशा गति दिशा के अभिलंबवत होने से इसका पथ वृत्तीय हो जाता है। तो जिस तरह वृत्तिगत के अंदर जिससे वृत्तिगत के अंदर हम देखते हैं कि अगर वृत्तिगत करते हुए कण पर लगने वाले बल की दिशा इसके वेग की दिशा के लंबवत है तो इसका पथ वृत्तीय होता है। ठीक उसी प्रकार यहां चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण जब लंबवत दिशा में गति करता है तो इसमें लगने वाले बल की दिशा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। अर्थात इसके वेग की दिशा के लंबवत होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र दिशा y दिशा में लेते हैं, आवेशित कण x दिशा में गति करता है तो इसमें लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा
एक जेड दिशा में होगी। तो इससे ज्ञात होता है कि इस आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा गत दिशा के अभिलंबवत है। तो आवेशित कण पर कार्यरत चुंबकीय बल की दिशा गति के दिशा के अभिलंबवत है। अतः कण का पथ वृत्तीय होगा। और हम यह भी जानते हैं कि जब कोई भी आवेशित कण अथवा कोई कण वृत्तिगत करता है तो उस पर केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल लगता है, और इस अभिकेंद्री बल का मान Fc इक्वल mv²/r होता है। और यह भी जानते हैं कि यहां पर आवेशित कण को वृत्तिगत करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल का मान इस चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। इन चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण को वृत्तिगत करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। यहां कण पर लगने वाले अभिकेंद्री बल का मान कण पर लगने वाले अभिकेंद्री बल का मान चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। इसलिए इस समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करने से अतः समीकरण 1 और 2 को बराबर करने से अब समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं तो इनको बराबर करने से Fm is equal Fc. Fm means magnetic force, Fc means centripetal force. तो अब इस पे चुंबकीय बल का मान QVV is equal mv² by r प्राप्त होता है। यहां ये देखते हैं कि V से V कैंसिल होता है, या R को हम इस तरफ ले आते हैं तो वृत्ति पथ की त्रिज्या R इज इक्वल mv/qb के रूप में प्राप्त होता है। यह समीकरण 3 के रूप में प्राप्त होता है। समीकरण 3 चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वृत्तिगत करते हुए आवेशित कण के वृत्ति पथ की त्रिज्या को दर्शाता है। और चूंकि हम ये जानते हैं कि किसी कण का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो चूंकि P = mv, इस तरह यहाँ पे वृत्ति पथ त्रिज्या R इज इक्वल
पी वाई क्यू बी होता है। इससे अज्ञात होता है या हम ये कह सकते हैं कि वृत्ति पर त्रिज्या कण के संवेग या इसके वेग के समानुपाती होता है। यह क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। सिद्ध कीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वृत्तिगत करते हुए आवेशित कण के वृत्ति पर त्रिज्या का मान उसके संवेग के समानुपाती होता है। इसे हम और सूत्रों में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी कण की गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब इसमें m से डिवाइड करें और m से मल्टीप्लाई करें तो यहां से इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम। किंतु यह जानते हैं कि संवेग p इक्वल टू एम वी होता है, इसलिए यहां पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर के प्लेस पे पी स्क्वायर लिखते हैं। ये वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एम, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई के है, या यहां से पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम ई के। तो वृत्ति पर त्रिज्या के लिए एक सूत्र और प्राप्त होता है, अंडर रूट टू एम ई के बाई क्यू बी। तो इस सूत्र से भी वृत्ति पथ की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि m द्रव्यमान का कोई कण अगर v वेग से गतिशील है तो उसके गतिज ऊर्जा का मान हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो गतिज ऊर्जा का यह सूत्र द्रव्यमान और वेग के पदों में है। इसी प्रकार देखा गया है कि जब कोई आवेशित कण q को v विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसके गतिज ऊर्जा का मान E के इज इक्वल क्यू वी जूल होता है। यहां q आवेशित कण का आवेश है, v कण को दिया गया विभवांतर है। तो इस तरह देखा जाता है कि अगर q आवेश को v विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उससे गतिज ऊर्जा का मान E के इक्वल टू क्यू वी जूल होता है। तो यहां पे R इक्वल टू अंडर रूट टू एम क्यू बी बाई क्यू बी भी ले सकते हैं। तो एक वृत्ति पर त्रिज्या के लिए एक सूत्र आता है। इससे हमें क्या होता है कि वृत्ति पर त्रिज्या यह गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के समानुपाती होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं वृत्ति पर त्रिज्या यह आरोपित विभवांतर के वर्गमूल के भी समानुपाती होता है। यानी आवेशित कण को जितनी ज्यादा विभव से त्वरित करेंगे उसके गतिज ऊर्जा का मान उतना ज्यादा होगा। नतीजा यह होगा कि उसकी वृत्ति पर त्रिज्या भी उतनी ज्यादा होती है। तो विभव वृद्धि करने से, विभवांतर में वृद्धि करने से आवेशित कण गति ऊर्जा बढ़ती है, गति ऊर्जा बढ़ने से उसकी वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ने से उसकी वृत्ति पर त्रिज्या भी बढ़ती है। तो इस तरह से वृत्ति पथ की त्रिज्या आवेशित कण के वेग, संवेग, गति ऊर्जा एवं विभवांतर पर निर्भर करता है। अब हम आवेशित कण के आवर्तकाल के बारे में सूत्र प्राप्त करते हैं। तो आवेशित कण का आवर्तकाल कण का आवर्तकाल यानी आवेशित कण को एक चक्कर लगाने में लगे समय का मान। वृत्ति पथ पर अगर कण गत करता है, अगर इसके वेग का मान v लेते हैं
जिसको एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर डिस्टेंस चलना पड़ता है, यानी एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी और उसका वेग वृत्ति पथ पर आवेशित कण को एक चक्कर लगाने में लगे समय का मान आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल होगा वृत्ति पथ पर चली गई दूरी बटे वेग। तो t इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी या t इक्वल, अब समीकरण 3 से r का मान इसमें रखते हैं तो 2 पाई बाई वी इंटू यह v बाई क्यू बी प्राप्त होता है। यहाँ v से v कैंसिल हो जाता है तो t इक्वल 2 पाई m बाई क्यू बी होगा। तो इस तरह देखते हैं कि वृत्तिगत करते हुए आवेशित कण के आवर्तकाल का मान t इक्वल 2 पाई m बाई क्यू बी, यह एक समीकरण प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसकी आवृत्ति, तो आवृत्ति न्यू इक्वल टू होता है 1 बाई टी, या यहां से हम कह सकते हैं कि न्यू इज इक्वल एक क्यू बी बाई 2 पाई एम हो जाता है। तो इसके आवर्तकाल आवृत्ति का मान, तो आवृत्ति का मान क्यू इज इक्वल न्यू इज इक्वल क्यू बी बाई 2 पाई एम, यह वृत्तिगत करते हुए कण के आवृत्ति के लिए सूत्र है, यानी आवेशित कण द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या तथा इसकी कोणीय आवृत्ति, वृत्ति पथ पर गत करते हुए कण की कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति होता है ओमेगा इक्वल 2 पाई न्यू या ओमेगा इक्वल 2 पाई इंटू क्यू बी बाई 2 पाई एम। 2 पाई कैंसिल होता है, इसका कोणीय आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल क्यू बी बाई एम होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गत करते हुए आवेशित कण के वृत्ति पथ की त्रिज्या, उसके आवर्तकाल का मान, उसकी आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति, इन सूत्रों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसकी तीसरी स्थिति में अध्ययन करेंगे जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री से कम कोण पर गत करता हो। तो तीसरी स्थिति है जब आवेशित कण 90 डिग्री से कम कोण पर गत करता है। जब आवेशित कण 90 डिग्री से कम कोण पर गति करता है, अर्थात थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा लेकिन 90 से कम होती है। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री से कम कोण पर करता है तो इस वेग को हम दो घटकों में विभाजित करते हैं। जब इसको दो घटकों में विभाजित करते हैं, अर्थात यहां पे आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र दिशा से थीटा कोण पर गत कर रहा है और थीटा का मान 90 डिग्री से कम है। इस वेग को दो घटकों में जब विभाजित करते हैं तो एक घटक इसका क्षैतिज दिशा में होता है, एक ऊर्ध्व दिशा में होता है। तो ऊर्ध्व दिशा में इसका जो घटक है उसको v डैश इक्वल टू v साइन थीटा लेते हैं और क्षैतिज दिशा में
इसके घटक का मान v डैश इज इक्वल v cos थीटा लेते हैं और ये देखते हैं कि v cos थीटा घटक क्षैतिज दिशा में है, यानी चुंबकीय क्षेत्र दिशा में है, तो यह इसको आवेशित कण को क्षैतिज गति प्रदान करेगा और v sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यह आवेशित कण को वृत्तीय गति प्रदान करेगा। तो यह आवेशित कण में दो तरफ गति होगी, यह वृत्तीय गति करते हुए आगे की ओर बढ़ता भी जाएगा, अर्थात इसका पथ कुंडलनी आकार होगा और आवेशित कण इस कुंडलनी पथ पे गति करेगा। तो इस तरह से इसकी गति कुंडलनी आकार होती है, यह गति इसकी होती है कुंडलनी आकार, कुंडलनी आकार। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री से कम कोण पर गति करता है तो वेग v को दो घटक में विभाजित करने से v cos थीटा एवं v sin थीटा घटक प्राप्त होते हैं, जिसमें v sin थीटा घटक आवेशित कण को वृत्तीगत प्रदान करता है, जबकि v cos थीटा घटक कण को क्षैतिज गति प्रदान करता है। इस तरह आवेशित कण वृत्तीगत करते हुए आगे की ओर बढ़ता जाता है, अर्थात इसका पथ कुंडलनी आकार होता है। अब हम कुंडलनी पथ की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, तो इसलिए कुंडलनी पथ की त्रिज्या